पैराफिन वैक्स बात कौन जानता है? देखा है तुमने? देखा है क्या होता है? वैक्स होता है। वैक्स होता है, वैक्स तो कैंडल में भी होता है, वही वैक्स होता है। सर इसमें पैराफिन मेडिसिन होती है। हाँ वो होती है, तो क्यों मिलाते हैं? जैसे कि जॉइंट में जो स्टिफनेस होती है वो रिडक्शन हो जाए उसका स्टिफनेस का। और कोई रीज़न होता है? अगर हम वैक्स की जगह जो मतलब इस वाले वैक्स की जगह कैंडल जो वैक्स बनती है वो डाल दें, दोनों में अंतर क्या है? नहीं यूज़ नहीं किया, ठीक है, हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोनों में अंतर क्या होगा। अगर आप ज़्यादा वैक्स यूज़ करते हैं तो वो दोनों में डिफरेंस क्या है? या क्या मेडिकेटेड होता है पैराफिन, है ना, इससे वो हीलिंग में काम आता है, ठीक है आपकी बात। और भी कोई रीज़न होता होगा? मैम बताइए, तुम क्यों नहीं बता रहे? बताओ। नहीं पता। नहीं पता। देखो वैक्स जनरल वैक्स होता है, इसमें जो इसकी मेल्टिंग पॉइंट है वैक्स का, ठीक है, 50 से 55 के आसपास होता है। हाँ। उस मेल्टिंग पॉइंट पर तो वैक्स आप किसी को डाल दो उसको बर्न होता है। अच्छा। नॉर्मल वैक्स जो होता है वहाँ पे आप डाल दो हाँ। तुरंत बर्न कर देगा, ठीक है। लेकिन जब इसमें पैराफिन और मिनरल ऑयल जो है मिक्स कर देते हैं, उससे क्या होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, अच्छा। 40 के अराउंड आ जाता है। उस पर जब दवा किसी पेशेंट में लगाओ तो बर्न नहीं करेगा, समझ गए? ये डिफरेंस आता है नॉर्मल में। बाकी ये मेडिकेटेड होता है, अलग बात होगी। पैराफिन वैक्स बाद थेरेपी एप्लीकेशन ऑफ द मोल्टन पैराफिन वैक्स ऑन द बॉडी पार्ट, ठीक है। मोल्टन मतलब हो गया पैराफिन को पिघला के बॉडी पार्ट पे अप्लाई करना, ये होता है पैराफिन वैक्स बाद थेरेपी, समझ गए? इसके आगे आता है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स इज 51 to 55 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट वैक्स क्या होता है जनरल, 51 से 55 डिग्री सेल्सियस, जैसा मैं बताया। इन द मोल्टन वैक्स एट 51 to 55 डिग्री बोथ ऑन द बॉडी पार्ट में कॉज बर्न। तो ये टेम्परेचर आप वैक्स टक्का तो किसी के ऊपर गिरा दो तो उसको बर्न हो जाएगा। सम इम्प्योरिटी लाइक लिक्विड पैराफिन और मिनरल ऑयल इज एडेड टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट फॉर सेफ एप्लीकेशन। इसमें हम लोग यूज करते हैं सेफ एप्लीकेशन के लिए कि अगर आप इस टेम्परेचर पर लगाओगे उसको बर्न नहीं हो, ठीक है। दस द टेम्परेचर ऑफ द पैराफिन वैक्स इज मेंटेन एट 40 to 45 डिग्री। जब उसमें मिला देते हैं इस डिग्री से इस डिग्री में आके मेंटेन हो जाता है, तो ये बर्न नहीं करता है, ठीक है। तो जो बर्न के केसेस होते हैं कई बार लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होती है, कम नॉलेज की वजह से तो प्रॉपर या तो पैराफिन और मिनरल से ऐड नहीं होगा, है ना, या कुछ गलत तरीके से अप्लाई कर दिया तो बर्न हो जाता है, वरना बर्न नहीं होगा, सही तरीके से अप्लाई करोगे। The combination of the wax and the mineral oil has low specific heat। इसका जो combination मिनरल ऑयल कौन से जो वो वाले होते हैं, मतलब उसमें मिनरल्स मिले होते मिनरल्स हैं? मिले होते हैं, कई तरह के सर डिब्बा मिलता है वैक्स का, वो सब मिक्स होता है, तो उसमें मिनरल्स मिक्स होते सब हैं। मिक्स होता है। जो वैक्स बात की जो आती है जो मार्केट में मिलता है वो सब मिला होता है पहले से, अच्छा। मेडिकेटेड वाला अगर होगा तो सब मिला होगा, तो आपको ऐड नहीं करना, ठीक है। सर हम लोग मिनरल्स माउथ के थ्रू क्यों नहीं दे सकते और हम लोग वैक्स के थ्रू क्यों देते हैं? तो माउथ के थ्रू जो देते वाला है, यहाँ तो आपको हीट देनी ना, मिनरल्स में ऐड करने का पर्पज है कि हीलिंग, अच्छा। हीलिंग प्लस जो टेम्परेचर डाउन करना है ना, वो पर्पज है यहाँ पर। तो आप जो माउथ के थ्रू लेते हो तो खाने की चीज़ें मिनरल तो अलग हो गया, ये मिनरल द कॉम्बिनेशन ऑफ द वैक्स एंड द मिनरल ऑयल हैज लो स्पेसिफिक हीट। इसका कॉम्बिनेशन दिखा है ना, वैक्स का मिनरल ऑयल, इसका क्या करता है, लो स्पेसिफिक हीट करता है, ठीक है। दिस इनहांसेस द पेशेंट्स एबिलिटी टू टॉलरेट हीट। ये क्या करता है, इनहांस करता है पेशेंट की एबिलिटी टू टॉलरेट हीट, हीट को बर्दाश्त कर सकता है फ्रॉम द वैक्स बेटर देन फ्रॉम द वाटर ऑफ द सेम टेम्परेचर। अगर इतना गर्म पानी आप डाल दो पेशेंट के ऊपर तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, लेकिन वैक्स को बर्दाश्त कर सकता है। तभी तो हम लोग वैक्स यूज़ करते हैं, मतलब पानी में हाथ डलवा दो, वो भी तो सिखाई हुई वैक्स यूज़ कर लो तो उसको पर्पज है ना यूज़ करना है, तो ये उसका पर्पज। दिस इनहांस द पेशेंट्स एबिलिटी टू टॉलरेट हीट फ्रॉम द वैक्स बेटर देन फ्रॉम द वाटर ऑफ द सेम टेम्परेचर। द कंपोजिशन ऑफ द वैक्स, वैक्स कंपोजिशन क्या होता है, पैराफिन मिनरल ऑयल कितना कितना उसमें होता है, वैक्स होता है 7, ठीक है, पैराफिन होता है 3 और मिनरल्स होता है 1। 7:3:1 का रेशियो होता है, इसका भी बनाते हैं, ठीक है। फिर आता है द मोड ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ हीट फ्रॉम पैराफिन टू द पेशेंट स्किन इज थ्रू कंडक्शन। अच्छा। जो मोड होता है ट्रांसमिशन का हीट
पैराफिन से जो जाती है पेशेंट तक, कैसे जाती है? कंडक्शन के थ्रू। ठीक है। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PWP, पैराफिन वैक्स बाथ। पैराफिन हैज अ स्लो थर्मल कंडक्टिविटी, इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है स्लो होती है, स्लो हीट डिफ्यूजन 6 टाइम लोअर देन वाटर। ठीक है, स्लो हीट डिफ्यूजन 6 टाइम लोअर देन वाटर, से 6 टाइम्स ये कम होता है। पैराफिन वैक्स हैज a low melting point 55 degree. When the oil is added, the paraffin will remain at temperature of 40 degree to 44 degree Celsius. This low specific heat will enhance the patient to tolerate heat from the paraffin better than from water of the same temperature. कोई बात नहीं, पहले बताइए। अब आता है सेल्फ इंसुलेटर। ये सेल्फ इंसुलेटर का काम करता है, इट गिव्स मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट समझते हो ना? हाँ, हल्की हल्की नमी, नमी, हल्की नहीं, नमी। नमी, मॉइस्चर नहीं होता, कहते हैं मॉइस्चर हो गया है, हाँ, हाँ। मॉइस्चर मतलब नमी। तो नमी वाली हीट है, ड्राई हीट होती है, जैसे आपका इंफ्रारेड हो गया, HWD हो गया, ये क्या कर रहा है? ड्राई हीट दे रहा है। अच्छा, ये आपको मॉइस्ट हीट दे रहा है। जैसे ये है, या हाइड्रोकोलैक्टोटैक्स नहीं होते पानी में जो गर्म करके लगाते हैं बेड, हाँ, हाँ। वो सब क्या करता है? मॉइस्ट हीट का काम करता है। ठीक है, इट गिव्स मॉइस्ट हीट। देयर इज अ लेयर बिटवीन द स्किन एंड द वैक्स प्रोड्यूसिंग हीट। वैक्स और स्किन की लेयर होती है, वो क्या प्रोड्यूस करती है? हीट। एंड स्वेटिंग विच डज नॉट एवेपोरेट, जो स्वेटिंग अंदर होगी, भाई ऊपर लगा दिया वैक्स और स्किन के बीच में जो स्वेटिंग हो रही है, वो वैक्स की वजह से इवेपोरेट नहीं हो पाती है, तो वहीं पे वो बनी रहती है। आफ्टर रिमूवल द हीटेड पार्ट कूल्स क्विकली बाय इवेपोरेशन। जब आप गैसेस को हटाते हो तो वो पार्ट कूल हो जाता है, इवेपोरेशन हो जाती है वहाँ पे, है ना। इसको करने का पर्पस क्या है, कहाँ पे इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे? ये काम कर रहा है प्रोड्यूसिंग हीट एंड स्वेटिंग विच डज नॉट इवेपोरेट। मतलब स्वेटिंग अगर वहाँ पे हो रही है और हीट प्रोड्यूस हो रही है, उसका फ़ायदा क्या होगा? किस कंडीशन में हम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं? तो जो लोग हाँ हैंड्स में स्टिफनेस वाली प्रॉब्लम नहीं रहती है, वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। जहाँ पे जॉइंट स्टिफनेस होगी, जैसे फ्रैक्चर हुआ है ना, इस तरह केस में फ्रैक्चर में ज़्यादा लोग ये अप्लाई करते हैं। हाँ, हाँ, फ्रैक्चर है, या किसी को जॉइंट की प्रॉब्लम, जहाँ पे जैसे मान कंधा जहाँ में इस तरह की दिक्कत हो रही है, या रिस्ट में कहीं दिक्कत है, वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। जो मॉइस्चर चाहिए ना, तो टेक्सचर बिगड़ जाता है, मेटल पड़ा हुआ है, भी तो यूज दे सकते हैं। अच्छा, हाँ, तो बताइए ये दे ना। सकते हैं। अच्छा, क्योंकि इसमें रेज नहीं होती ना, अच्छा, ये आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन वो अंदर से हीट देगा तो मेटल गर्म नहीं हो जाएगा। अच्छा, बिल्कुल, हम एकदम ऊपर हम सुपरफिशियल नहीं है, ऐसी जगह पे है तो वहाँ पर मत, अच्छा, जहाँ पे साइड में दे दो। जहाँ दे सकते हो वहाँ दे सकते हो, जो थोड़ा सा बड़ा एरिया है जॉइंट से वहाँ दे सकते हो। अच्छा, अच्छा, जैसे कॉन्ट्रैक्शन जिसका बिगड़ गया, ऐसे हो गया, तो उसको भी दे सकते हैं। आर्थराइटिस के कितने केस है, जैसे होता है ना पॉली आर्थराइटिस होता है, छोटे उंगलियों में आर्थराइटिस है, हाँ, इसमें हाँ। है, उन सब केसेस में वैक्स बहुत इफेक्टिव होगा। ठीक है, इट इज एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक होता है, एनाल्जेसिक का मतलब एनालिसिस मतलब किसी को वो जो चीज़ नसें होती है उसको मुलायम कर देता है, मतलब बेहोश कर देता है। क्यों देखिए एनाल्जेसिक गलत बता रहा हूँ। एनाल्जेसिक का मतलब होता है एंटी एनाल्जेसिक ड्रग्स होती है। हाँ, हाँ, एनाल्जेसिक क्या होता है? पेन। हाँ, पेन, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। हाँ, इट इज एनाल्जेसिक। ये क्या है? एनाल्जेसिक का काम करता है। दिस अच्छा। इंसुलेटिंग लेयर कीप द हीट एंड इज इफेक्टिव रिलीफ ऑफ पेन। पेन में रिलीफ करता है। ठीक है, एनाल्जेसिक मतलब पेन। पेन। एनाल्जेसिक ड्रग्स होती है, हाँ, हाँ। खाना पड़ा कि नहीं? हाँ, एनाल्जेसिक ड्रग पड़ी होंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। PWP यूनिट के बारे में। कंटेनर इज मेड अप ऑफ एनामेल्ड बाथ और स्टेनलेस स्टील एंड फाइबरलेस ग्लास। ठीक है, सॉरी फाइबरग्लास, फाइबरलेस की फाइबरग्लास शेल। मतलब कि इसका जो अंदर का जो होता है कंटेनर वो एनामेल्ड बाथ का होता है, स्टेनलेस स्टील का बना होता है, या फाइबरग्लास शेल का बना होता है। कंटेनर कंटेन्स वैक्स एंड पैराफिन ऑयल इन द प्रिस्क्राइब्ड रेशियो। कंटेनर में वैक्स और पैराफिन जो होता है वो प्रिस्क्राइब्ड रेशियो में पहले भी आपने पढ़ा रहता है। थर्मोस्टेट कीप्स द टेम्परेचर एडजस्टेड विद नॉब। नॉब के थ्रू उसको हम टेम्परेचर का एडजस्ट कर सकते हैं। थर्मोस्टेट पायलट्स लैम्प इंडिकेट्स वेदर थर्मोस्टेट इज ऑन और ऑफ। इसमें जो लैंप लगा होता है, बल्ब लगा होता है, वो इंडिकेट करता है कि वो ऑन है या ऑफ है। पावर पायलट लैम्प चाहिए। आगे लिड कवर कंटेनर एंड कैस्टर ऑयल द पैराफिन वैक्स बाथ कंटेनर टू बी मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये क्या करता है? अलाउ करता है एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। जो लिड लगे होते हैं नीचे, व्हील्स लगे होते हैं, वो क्या करता है? कहीं आपको एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, वहाँ से
है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, देखा होगा विक्की, देखा है कि नहीं? यस सर, इस तरह का होता है। सर इसमें जो ये बना हुआ है स्क्रो करके, तो इसको कितने में सेट करते हैं? क्या ये हाँ, जो ब्लैक ब्लैक है। 40 to 42 डिग्री पर। अच्छा, मतलब उतनी डिग्री में सेट करके हम वैक्स को गलाते हैं। देखो थ्योरी में जो पढ़ता है वो एक अलग चीज़ है, पर आपको प्रैक्टिकली जब करना है तो क्या करना है, सेट करके पेशेंट अप्लाई करने के बाद जो आप चेक करो, अच्छा। इसलिए चेक करो कि बाई चांस की नॉब खराब है, हाँ, इंडिकेटर खराब है, आप तो उम्मीद में 40 डिग्री पर पता था वो 60 डिग्री चला गया, आपने ध्यान लगा दिया पेशेंट को, पेशेंट तो गया काम नहीं। इसलिए कभी भी अप्लाई करो तो हल्का सा अपने फिंगर पे आप हाथ लगा के देखो, हल्का सा टपका के देखो कि आप बर्दाश्त करते हो कि नहीं, आपको आइडिया मिल गया अप्लाई, ठीक है। तो कभी भी रिस्क नहीं करना, हर काम करो, मशीन का कोई भरोसा नहीं, इलेक्ट्रॉनिक है ना। फिर आता है PWD मेथड ऑफ एप्लीकेशन, किस तरह से इसको अप्लाई करते हैं, क्या क्या मेथड होंगे। पहला डिपिंग एंड ड्राई, मोस्ट कॉमन मेथड होता है इन्वॉल्व्स प्लेसिंग द बॉडी पार्ट टू बी ट्रीटेड विद पैराफिन बैग। बात उसमें क्या करेंगे, हाथ मान लो हाथ को देना, इसको देना, अपने इसको पूरा अंदर डाल दिया पैराफिन के अंदर, ये होता है आपका डिपिंग मेथड। फॉलोड बाय रिमूविंग इट एंड अलाउइंग द पैराफिन टू कूल एंड हार्डन, फिर क्या किया बाहर निकाल दिया, उसको वेट किया कि वो कूल हो गया, ठंडा हो गया और काढ़ा सूख गया। अप्रोक्सीमेटली 7 to 12 days are done, इस तरह से 7 से 12 बार आप उसको बार बार डिप कराओगे, ठंडा हो गया हटा दिया, फिर लगाया। मतलब वैक्स उसको डाल दिया, वैक्स सूख गया, फिर पूरा वैक्स हटाएंगे, फिर उसको लगाएंगे। हाँ ये देखो वैक्स की टब है, हाँ, उसमें आपने जांच मान लो ये देना, हाथ आपने डाल दिया, एक डिप कर दिया, फिर बाहर निकाल दिया, हाँ। ठंडा हो गया, वो उस पर अच्छे से कवर हो गया, वेट किया, जब उस पेशेंट क्या ठंडा ही नहीं करा, फिर आपने हटा दिया, फिर दोबारा डाला, इस तरह से 7 से 12 डिप आप कर सकते हो, ठीक है। फॉलोड बाई रैपिंग इन वैक्स पेपर और प्लास्टिक विच इज कवर्ड बाई टॉवल्स और इंसुलेटेड वेट्स ना। कैसे करेंगे, जब निकाला था तो उसके ऊपर कुछ आप टॉवल रैप कर दिया, उससे क्या होगा हीट जो है थोड़ी देर तक वहाँ पे मेंटेन रहेगी, या फिर कोई ग्लव्स आते हैं तरह तरह के, उस ग्लव्स आपने पहना दिए, कुछ भी इस तरह कर दिया, मतलब उस पर कि कवर थोड़ा देर कुछ देर तक हीटिंग वहाँ पे बनी रहे, वरना जल्दी ठंडा हो जाएगा, है ना। एप्लीकेशन टाइम इज 20 to 30 मिनट्स और टिल वैक्स कूल, 20 से 30 मिनट तक रखते हैं, या फिर वैक्स अगर कूल हो गया तो हटा दिया, इस तरह से चेक करना ना, हाथ डाल दिया, निकाला, फिर ये ऊपर पहना दिया। विक्की इधर देखो, मोबाइल बात में, ठीक है। क्या होगा डिपिंग मेथड, 70 to 80 क्या सर, कौन सा डिपिंग मेथड क्या होता है, सर? डिप कराएंगे फिर निकालेंगे, क्या करेंगे? तो उसके बाद लेयर पे लेयर बढ़ाते जाएंगे, लेयर पे लेयर बढ़ाते जाएंगे, ठंडा हो जाएगा तो क्या करोगे, जल्दी ठंडा ना हो उसको बचाने के लिए क्या करोगे, मैं ध्यान दिया, इसलिए बोल रहे ध्यान दें। रैप कर देंगे, अरे कागज से कपड़े इसको देखो जरा, आपने डिप कराया निकाला, ठीक है, फिर तो टॉवल या कोई ग्लव्स बना दिया, जिससे कि उसकी हीटिंग कुछ देर तक मेंटेन रहेगी, समझ गया। आराधना वैक्स बात पढ़ा रहे, ठीक है। यहाँ आगे बढ़ते हैं, इमर्जन डिप वंस फॉर हैविंग ए ग्लव ना, देन इमर्स फॉर 15 to 20 मिनट्स, नेवर इमर्स एट फर्स्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम विदाउट मेकिंग ए ग्लव, ट्राई बिफोर टू हैव इंसुलेशन। अब आता है डायरेक्ट pouring मेथड में, द molten wax is directly poured by a mug or utensil on the part to be treated, जहाँ पे आपको ट्रीट करना उस पर आपने ऐसे करके गिरा दिया, wrapped around by towel, करना भाई कोई टॉवल रैप कर देना, the wax is allowed to solidify for about 10 to 20 मिनट, 10 से 20 मिनट तक आपको उसको रखना है। Several layers can be made over the body tissue, ठीक है, जो भी आप लगाते हैं कई सारी लेयर्स भी लगा देंगे। अब आता है टॉवलिंग और बैंडेजिंग मेथड। The towel or the roll bandage is immersed in molten paraffin wax and wrapped around the body part, ठीक है। Several layers can be made over the body part. This method is preferred by used for treating proximal part of the body. क्यों करेंगे proximal part of the body? क्या प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द बॉडी क्यों करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे जॉइंट्स में जो होता है हीट अच्छे से पहुंच नहीं पाती है, तो उसके द्वारा अच्छे से पहुंच जाएगी प्रॉक्सिमल
This method is preferably used for treating proximal part of the body. क्या है टॉवलिंग और बैंडेजिंग मेथड, ठीक है। सर्वर से wrapped around the क्या था एक टॉवल और रोल और बैंडेज immersed in molten paraffin wax and wrapped around the body part. Several layers can be made out of the body part. This small method is preferably used for treating proximal part of the body. सही होता है, स्मॉल जॉइंट में यूज करेंगे, ठीक है। और जो डिपिंग मेथड है वो भी आपका प्रॉक्सिमल पार्ट में ही यूज करेंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए आपको नी जॉइंट में करना है तो कैसे करोगे, नी जॉइंट डाल ही नहीं पाओगे, है ना, कैसे डालोगे। तो एंकल जॉइंट को करना है या इसको रिस्ट को करना है या फिंगर्स को करना है ना, या फुट को कहीं करना है, तो वहाँ पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ब्रशिंग मेथड, सबसे कॉमन ब्रशिंग मेथड होता है, ये आप देखोगे ज़्यादातर जगह पे ये यूज़ किया जाता है। इट इज़ द लेस कॉमनली यूज मेथड ऑफ पैराफिन वैक्स एप्लीकेशन। इसको लिखा लेस कॉमन, सबसे ज़्यादा कॉमन यही है ब्रशिंग मेथड। 8 to 10 coats of wax are applied to the area with a paint brush using even and rapid stroke। देखा है कि नहीं इस हाँ तरह देखा है, किया भी है। ब्रश से निकाल के पेंट ब्रश करते हैं। लार्ज जॉइंट्स में हम लोग मतलब पेंट से हाँ ब्रश से ही करते हैं, इसी से हो पाता है प्रॉपर। हाँ। The area is then wrapped with towel for 10 to 20 minutes and after this time paraffin bag is removed and discarded, ठीक है। प्रोसेस सबका सेम अलग अलग है, लेकिन करना सब एक ही चीज़ है, 10 से 20 मिनट लगाना है, उसको कवर कर देना है। अब फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या कैसे हो सकते हैं। पहला है हीमोडायनामिक इफेक्ट, न्यूरोमस्कुलर इफेक्ट, मेटाबॉलिक इफेक्ट, टिश्यू एक्सटेंसिबिलिटी, पेन एंड मसल स्पार्क स्पेशली इन द डिस्टल एक्सट्रीमिटीज। ये सब इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आते हैं। हीमोडायनामिक इफेक्ट होता है, न्यूरोमस्कुलर इफेक्ट होता है, मेटाबॉलिक, टिश्यू एक्सटेंसिबिलिटी एंड हीमोडायनामिक इफेक्ट्स क्या शो करता है, बताइए हाँ क्या करता है, नहीं पता। क्यों नहीं पता? आपने बताओ हीमोडायनामिक इफेक्ट का क्या हुआ सर देखिए, दिमाग लगाओ। हीमोडायनामिक और डायनामिक तो चेंज होता रहता है। हीमोडायनामिक ब्लड, हीमो से मतलब ब्लड हो गया, हीम का मतलब क्या हुआ, हाँ ब्लड, डायनामिक मतलब मूवमेंट, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। अच्छा। हीमोडायनामिक की चीज़ें दिमाग से, कॉमन सेंस से कोशिश करो जानने की। हर जगह जरूरी नहीं कि उसको एक्सप्लेन करना पड़े। हीमोडायनामिक आप पढ़ चुके हो, ब्लड के बारे में पढ़ चुके हो। हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, हीमो से मतलब हीमोस्टैसिस क्या होता है, सब ब्लड से रिलेटेड है ना। तो हीमो का मतलब ब्लड हो गया, डायनामिक मतलब मूवमेंट। तो हीमोडायनामिक में भी हीटिंग आप करोगे तो क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, वही लिखा है। न्यूरोमस्कुलर इफेक्ट, न्यूरोमस्कुलर जो होता है, समझ में न्यूरोमस्कुलर पता है कि नहीं, हाँ क्या होता है। न्यूरोमस्कुलर मतलब जहाँ पर नसें और मांसपेशियाँ मतलब क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट करना भूल जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट करने लगती है, जब मूवमेंट इंक्रीज होता है अभी तो ब्लड फ्लो बढ़ेगा सर जब मसल्स और नसें कॉन्ट्रैक्ट होंगी। न्यूरोमस्कुलर इफेक्ट मतलब पता बताओ। सर जो ब्रेन और मसल्स दोनों को इफेक्ट करते हैं। ब्रेन तो न्यूरोट्रांसमीटर पढ़ाई कर रहे हो बहुत लग रहा है क्यों देखिए, सर ब्रेन ही तो होता है ना न्यूरो ब्रेन होता है सीधे, मतलब ब्रेन से ब्रेन से रिलेटेड होता है ना, ये तो आप सही कह रहे हो कि ब्रेन तो नहीं होता है, न्यूरोमस्कुलर है मतलब क्या होगा, मतलब कि सर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पढ़ा कि नहीं, क्या होता है न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरोट्रांसमीटर हाँ सर पता है डिसेंडिंग कि हमें स्टिमुलेट मिला और तब हम लोग की जो मसल्स वर्क करती हैं वो न्यूरोमस्कुलर मतलब नर्व जहाँ पे आगे मसल से जुड़ रही है, जब नर्व में सेंसरी रिस्पॉन्स गया, कुछ स्टिमुलस गया तो मोटर रिस्पॉन्स कहाँ से आएगा, मसल से आएगा ना। तो न्यूरोमस्कुलर इफेक्ट का मतलब कि नर्व और मसल जहाँ दोनों एक साथ वर्क कर रही है, ठीक है, वो हुआ। उसमें इतना डीप जाएगा कि ब्रेन से रिलेटेड है, ये है वो है, सिंपल सी बात है। न्यूरोमस्कुलर नाम से आया, हीमोडायनामिक ब्लड और मूवमेंट्स हो गया, न्यूरोमस्कुलर नर्व मसल से रिलेटेड हो गया। मेटाबॉलिक इफेक्ट क्या होता है, मेटाबॉलिक से वही है सब जितनी भी एक्टिविटी अब वही तो है, मुझे डाइजेशन वही एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन ये सब। इस यहाँ पे क्या मतलब होगा मेटाबॉलिक का, हाँ सर मेटाबॉलिक इफेक्ट्स मतलब जो हमारे मिनरल्स हैं और बॉडी में जो फंक्शंस कर रहे हैं वो अच्छे से फंक्शन करें इफेक्ट्स। वही कह रहे हो, लेकिन एग्जैक्टली मतलब मेटाबॉलिक इफेक्ट होता है जब कहीं पे हीटिंग दे रहे हो, आप गर्म कर रहे हो तो वहाँ क्या ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा, हाँ
तो जब चेंजेस आएंगे वहाँ पे तो मेटाबॉलिज्म होगा। मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है? पता ही नहीं होगा। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? फोर्थ कितने आ गया? सर 4 सेमेस्टर। फोर्थ सेमेस्टर पास हो गया ना? नहीं सर, रिजल्ट नहीं आया। अरे तो पास हो ही जाओगे, अब फिर पुराना है, कुछ दिनों बाद कंप्लीट भी कर लोगे। पढ़ क्या था? मेटाबॉलिक क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर क्या होता है, हीमोडायनामिक क्या होता सर है? न्यूरोमस्कुलर सर आपको बता दिया। मेटाबॉलिज्म से यही होता है कि जो हम लोग खाते पीते हैं उसके बाद हम लोग एनर्जी मिलती है, उस पूरी प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। हाँ, ये भी क्यों बता रहे हैं? ऐसे ही बताइए। तो जो प्रोसेस आ रहा है बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, मेटाबॉलिज्म क्या है? खाया आपने, हाँ। बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, मेटाबॉलिज्म हुआ ना, अंदर गया, अंदर से गैस्ट्रिक जूस निकला, जो भी प्रोसेस सारा हुआ, तो सब कुछ मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है। तो मेटाबॉलिक वेट होता है जब ये कहीं पे आप लगा अप्लाई कर रहे हो तो उससे वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है, तो मेटाबॉलिज्म तो बढ़ेगा कि चेंज होगा कि नहीं, इम्प्रूव करेगा। वही बात है टिश्यू एक्सटेंसिबिलिटी होती है। सर जो बैड टिश्यू होंगे वो हट जाएंगे और जो न्यू टिश्यू होंगे वो जनरेट हो जाएंगे, तो वहाँ पर अच्छा मतलब सर्कुलेशन होगा, मतलब मूवमेंट चलने लग जाएगा पेशेंट का। बैड टिश्यू हट जाएंगे, नए टिश्यू आ जाएंगे। हाँ न्यू देखिए नहीं पता है। यार अगर जब हम टिश्यू एक्सटेंसिबिलिटी, सर ये जो टिश्यूज हैं उनकी वो एबिलिटी जो भी है बढ़ जाएगी। एबिलिटी कौन सी एबिलिटी? सर एक्सटेंसिबिलिटी। तो लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है कौन सी एबिलिटी बढ़ जाएगी? सर ब्रेकडाउन नहीं होंगे उसके, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी। सर उनकी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ जाएगी, एक्स्ट्रा सर्कुलर और इंट्रा सर्कुलर। एक्सटेंसिबिलिटी होता है उससे सर इसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता है एक्सटेंसिबिलिटी। कहीं पे आप जो वैक्स अप्लाई करो कहाँ अप्लाई करोगे? और यहाँ बताया था कहाँ अप्लाई करो, किस तरह के पेशेंट को अप्लाई करो? ये वो ब्रश वाला ना सर? नहीं कोई भी वैक्स, आप एक वैक्स सर जॉइंट स्टिफनेस में अप्लाई। जॉइंट स्टिफनर में, ठीक है, हाँ। सिंपल सा जवाब है, जॉइंट सही जवाब है। अब जॉइंट स्टिफनर में क्या होता है, क्यों जॉइंट स्टिफ हो जाता है? सर क्योंकि वहाँ के सेल मर जाते हैं, मतलब सेल मर जाते हैं। नहीं 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 क्यों क्या? सेल मर जाएंगे तो फिर तो वही तो तुम्हारे इंसान। इंसान नहीं मर जाएगा, नहीं नहीं सेल वो मर जाएगा तब पोषण ही खराब हो गया, नेक्रोसिस में चला गया। तो नेक्रोसिस हो जाएगा, गैंग्रीन हो जाएगा। स्टिफनेस। जब वहाँ पे टाइटनेस आ गई है, ऐसा मतलब आप बता रहे हो कि टाइटनेस है, टिश्यू तक ब्लड नहीं आ सकता, स्टिफनेस क्यों हो जाती है? टिश्यू तक ब्लड का सर्कुलेशन नहीं आ रहा। ब्लड सर्कुलेशन है, ठीक है, तो स्टिफनेस होगी उसके बाद क्या होगा, क्यों होती है? इसलिए ब्लड सर्कुलेशन नहीं आवा करेगी। सर जब मूवमेंट कम होता है मूवमेंट तब लॉस होगा। सर स्टिफनेस तब ज़्यादा होती है जब आपका सेंसेशन पावर्स लॉस हो जाते हैं, सेंसरीज मोटर्स बहुत डिस्टर्ब होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है स्टिफनेस आती है, तभी तभी मतलब वैसा। किसी को फ्रैक्चर हुआ तो सेंसरी लॉस हो जाएगा। हाँ सर हो ही जाता है सेंसरी लॉस, मतलब नहीं होता है, स्टिफनेस आ जाएगी। ऐसा नहीं हर केस फ्रैक्चर केस में सेंसरी लॉस नहीं कर सकते हैं। अगर सेंसरी यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्चर हुआ है तो प्लास्टर लगा चलते हैं, अगर सेंसरी लॉस हो कैसे नहीं, वो 100 में कोई 2-4 केस होते हैं, वो सेंसरी लॉस हो जाता है कि नर्व गई, दब गई, कट गई, वो एक अलग बात है, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता। जॉइंट स्टिफ क्यों होगा मैं ये पूछ रहा हूँ। आपने कहा ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, ठीक है, सही है। ब्लड सर्कुलेशन कम होगा, उसकी वजह से क्या रिजल्ट आएगा? उसकी वजह से जॉइंट स्टिफ हो जाएगा। टिश्यूज पे क्या असर आएगा? टिश्यूज एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब टिश्यूज पे क्या असर है ये बताइए जरा। अच्छा आप करो ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा, ठीक है, मान लो ब्लड सर्कुलेशन यहाँ कम हो गया, श्रिंक हो जाते हैं। चलिए तो पूछना होगा। तो एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब क्या हुआ, जब हाथ किसी का बंधा हुआ है तो उसकी जो टिश्यू है वो सिकुड़ गया ना, बंधे रहते दिन तक, तो उसकी एक्सटेंसिबिलिटी कम हो गई, मतलब उसकी फैलने सिकुड़ने की क्षमता जो है कम हो गई, तो क्या करेगा, टिश्यू एक्सटेंसिबिलिटी को बढ़ाएगा, उसके फैलने सिकुड़ने की क्षमता, उसकी जो लेंथनिंग और शॉर्टनिंग होता है, आपके हाथ ऐसे चला तो फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, ये टिश्यू एक्सटेंसिबिलिटी होगी। यहाँ सेल मर नहीं रहा है, ठीक है, उसको ध्यान से समझो, पढ़ो, मतलब इंटर्नशिप में जाओगे क्या होगा आपको? सेल में गया। कब जाएंगे हम लोग? जब भी जाओगे तो कभी तो जाओगे। तब नहीं लगता जाएंगे। पेन एंड मसल स्पाज्म स्पेशली इन द डिस्टल एक्सट्रीमिटीज, ठीक है, इसको पेन और मसल स्पाज्म होगी, इसका फर्क आ रहा है। इंडिकेशन क्या है, कहाँ कहाँ देंगे? पेन एंड मसल स्पाज्म में देंगे, एडिमा एंड इन्फ्लेमेशन, ठीक है, कहीं पे इन्फ्लेमेशन है
ये क्या करेगा, एडिमा इन्फ्लेमेशन को कैसे कम करेगा, जेंटल हीट रिड्यूसेस पोस्ट ट्रॉमेटिक स्वेलिंग ऑफ द हैंड्स एंड फीट। ठीक है, पोस्ट ट्रॉमेटिक को चोट लगेगा उसके बाद जो स्वेलिंग आ जाती है हाथ या पैरों में, उसको कम करता है। स्वेलिंग ऑफ द हैंड इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस पता है क्या होता है? सर जो जिनका कोई रीजन नहीं होता है, मतलब कि बोन्स वाला रीजन नहीं होता उसका। क्या रीजन है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। हाँ ऑटो किस वजह से होता है? सर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाता है सर जिसमें मतलब ब्लड में जो जेनेटिक्स होते हैं ना वो डिस्टर्ब हो जाते हैं सर, उसकी वजह कैसे से। डिफरेंस करोगे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या नॉर्मल आर्थराइटिस? सर रेमेटॉइड अर्थराइटिस में स्मॉल जॉइंट्स में पेन होगा और रेमेटॉइड अर्थराइटिस ऑस्टियोआर्थराइटिस में एक सिंगल जॉइंट में पेन होगा, अर्थराइटिस तो सिंगल जॉइंट में होगा। और रूमेटॉइड में क्या होगा? स्मॉल जॉइंट्स में, ऑल स्मॉल जॉइंट्स में बहुत पेन होता है, सीरियस। ठीक है, और क्या होगा? और भी कुछ सिम्टम होता है इसका, कुछ साइंस होते हैं? सर स्टिफनेस होती है सब में होगी आर्थराइटिस। सर सॉइलिंग आ जाती है बहुत, वाले मुझ में नहीं आती ऑस्टियोआर्थराइटिस? आती है सर लेकिन ना किसी जितना घुटने में दर्द है, स्वेलिंग नहीं होगी? नहीं आएगी तो भाई है। वो एक बहुत अच्छा इसका प्रॉब्लम मतलब होता है, डिफरेंस होता है दोनों में, वो नहीं बता रहा वही होता है। आर ए रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ओ ए ऑस्टियोआर्थराइटिस, दोनों में एक डिफरेंस होता है जो आप बता दो तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बताओ देखिए, आर ए हमेशा जॉइंट सिमेट्री होती है, इस फिंगर में तो कोई होगा, पता है क्या? हाँ इस रिस्ट में तो कोई होगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस ऐसा नहीं है, वो किसी जॉइंट में नहीं हो सकता, सिंगल में एक पैर में हो गया, दो ही दूसरे में भी हो। ठीक है, पर आर ए जो है वो अगर आपके एक हाथ में है, जिस जॉइंट में होगा सेम जॉइंट में दूसरे जॉइंट में होगा, बताया समझ गया? और ब्लड जब आप टेस्ट कराओगे तो आर ए फैक्टर पॉजिटिव आ सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में ब्लड टेस्ट कराओगे कुछ नहीं आएगा, नॉर्मल आएगा। तो आर ए अगर है तो ब्लड टेस्ट में आर ए आता है। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। कभी आपको लोग कोई पूछे या कहीं दिखने को आ जाए तो सबसे पहले वो जॉइंट सिमेट्री होती है, कभी एक राइट साइड और लेफ्ट साइड में भी होगा। ठीक है, और स्मॉल जॉइंट्स में होगा, समझ गए? ब्लड टेस्ट में आर ए फैक्टर होगा पॉजिटिव तो होगा। और वो सर किसी लोगों को अर्थराइटिस नहीं भी होता है लेकिन कभी उनके सारे हाथ पैरों में बहुत दर्द होता है शुगर और बीपी की होता है वजह से। सेरोनेगेटिव आर्थराइटिस। अच्छा उस केस में क्या होता है कि अगर आप ब्लड टेस्ट कराओगे आर ए नेगेटिव आ गया हाँ। तब भी दर्द हो रहा हाँ। है ना, तो उसको सेरोनेगेटिव बोलते हैं। तो उसका कोई कॉज नहीं है, इडियोपैथिक है अच्छा। और फिर भी आर्थराइटिस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वेलिंग ऑफ द हैंड्स इन डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज, तो ये भी डीजेनरेशन हो रहा है जॉइंट का, वहाँ पे लगा सकते हैं स्वेलिंग अगर, स्पेशली इन सब एक्यूट एंड अर्ली क्रोनिक स्टेजेस ऑफ इन्फ्लेमेशन। ठीक है, सब एक्यूट और अर्ली क्रोनिक स्टेज लगा सकते हैं। कॉशन इज नीडेड इन एक्यूट फेज ऑफ आर्थराइटिक पेन एंड स्वेलिंग। जो एक्यूट फेज होगा आर्थराइटिस का, स्वेलिंग का, उसमें थोड़ा सा कॉशन रखना है, उसको लगाना है। फिर क्या है, एडेशंस एंड स्कार्स। वैक्स सॉफ्टन एंड फैसिलिटेट द मोबिलाइजेशन एंड स्ट्रेचिंग प्रोसीजर्स। ठीक है, कैसे करेगा? एडेशंस को और स्कार्स को क्या करेगा? लूज कर देगा। क्या कर देगा? लूज कर देगा। एडेशन को कम करेगा, स्कार्स को कम सर करेगा। आवाज आके गेट बंद कर दे। बंद कर सकते अच्छा ठीक है, फिर नहीं बंद करते, हैं। फिर नहीं बंद करते, क्लास खत्म होने वाली है। खत्म होने की चिंता क्लास कर रहा है ना? 2 महीने बाद क्लास में आप अभी जल्दी भागने की चिंता है, ज़्यादा ही हो गए 2 महीने, है ना? कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होगा? इस्कीमिया, फॉर एग्जांपल आर्टेरियल इनसफिशिएंसी हो सकती है। हेमरेज हो सकता है, इंक्रीज आर्टेरियल एंड कैपिलरी ब्लड फ्लो विद हीट। इम्पेयर्ड सेंसेशन हो सकता है, एग्जांपल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, नेक प्रेडिस्पोज टू बर्न, इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट और रिस्पॉन्स टू पेन, फॉर एग्जांपल डिमेंशिया। इस तरह के पेशेंट में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, वहाँ से आपको नहीं देना है। कोई मान लो डिमेंशिया का पेशेंट है, तो पता ही नहीं आप क्या कर रहे हो, उसका दिमागी नहीं वहाँ पे है ना, तो इन सब चीज़ों में आपको ध्यान देना है, वहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। फिर आता है मैलिग्नेंसी। मैलिग्नेंसी क्या होता है? सर कैंसर होता है, ट्यूमर, कैंसर। कैंसर ट्यूमर एक बिनाइन होता है, मैलिग्नेंट होता है। बिनाइन मतलब वो नॉन कैंसर। ठीक है, में इंक्रीज ट्यूमर ग्रोथ, ये ट्यूमर ग्रोथ को बढ़ा सकता है। एक्यूट ट्रॉमा और इन्फ्लेमेशन डिफ्यूज
diffusion across membranes is increased, है ना. Scar tissue elevation of temperature increases the metabolic demand of the tissue. Scar has inadequate vascular supply and is not able to provide an adequate vascular response when heated, which can lead to ischemic necrosis, है ना. Poor thermal regulation, ये सब जगह पे इसको आपको नहीं देना है. Useful for patients with poor heat tolerance, dry scaly skin after plaster of Paris removal. सब एडवांटेज होगा इसमें. जहाँ POP रिमूव हुआ है या कोई जो हीट ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता वहाँ पे आप दे सकते हो. कैन बी फॉलोड बाई स्पेसिफिक एक्सरसाइज कराने के पहले आप दे सकते हो उसको. कैन बी कैरीड आउट एट होम, घर पे भी लगा सकते हो. वैक्स कैन मोल्ड अराउंड द बोनी कंटूर ऑफ फीट एंड हैंड. हीट इज अप्लाइड इवनली बाई कंडक्शन. ठीक है, इसमें हीट जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है. Disadvantage का effective only for distal extremities in the terms of ease of application. Okay. No method of temperature controls once applied. क्योंकि वो आपने लगा दिया तो टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हो सकता. मान लो ज़्यादा आपने लगा दिया तो कहीं चिल्लाता रहेगा, जल जाएगा, लेकिन कुछ कर नहीं सकते आप. क्योंकि ऐसी चीज़ें और तो आप इंफ्रारेड लगाओगे, पेशेंट का गर्म लग रहा आपने हटा दिया. SWD लगा रहा था आपने कम कर दिया. ये कि आपने किसी को डाल दिया है वैक्स, उसका तो काम हो गया ना. अगर मान लो आप 60 डिग्री सेल्सियस डाल दिया तो जली गया वो. जब तक आप हटाओगे तब तक तो जो होना तो हो गया. इसलिए जो मेथड ऑफ टेम्परेचर कंट्रोल वंस अप्लाइड. हीटिंग लास्ट ओनली अबाउट, इसीलिए ये थोड़ा सा रिस्की होता है. और मैंने कहा ना पहले अपने ऊपर चेक करो तब लगाओ. हीटिंग लास्ट ओनली अबाउट 20 मिनट्स, 20 मिनट के लिए होती है. मान लो आपको ज़्यादा देर किसी को लगाना तो नहीं लगा सकता. ठंड का समय है, बहुत जल्दी ये ठंडा हो जाएगा. ये सब इसके डिसएडवांटेज. इट इज़ अ पैसिव ट्रीटमेंट. एक्सरसाइज में नॉट बी परफॉर्म साइमल्टेनियसली. इसमें क्या है, साथ साथ आप एक्सरसाइज नहीं करा सकते. कुछ होते हैं इंस्ट्रूमेंट लगे हुए आप साथ में करा रहे हो, है ना. इसमें नहीं कर रही तो लगा कर हिला भी लोगे तो टूट जाएगा, वैक्स अलग हो जाएगा. समझ गए, बंद कर दो.